ड्रामा के लास्ट पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एनी को रोहान इस तरीके से हॉर्स राइडिंग सिखा रहा था। जीजी हुओ को भड़का रही थी। वो दोनों इतने करीब करीब है, दोनों का बॉडी इस तरीके से टच है, तुम्हें ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा? तभी एनी वहाँ पर हॉर्स को रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगा था। रोहान उतर करके वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर एनी से वो पूछ रहा था तुम्हारे और अंकल के बीच में कहीं कुछ चल रहा है क्या? एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि लगता है बकवास करने का समय तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही, लेकिन मेरे पास तुमसे बात करने का फुर्सत नहीं है। जैसे वो घर जाती है बताने के लिए कि हुआ को उसने मना लिया एंगेजमेंट के लिए, उसके अंकल उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो हमारी कंपनी को इस तरीके से सप्रेस कर रहा है और ऊपर से उसने एंगेजमेंट के लिए भी मना कर दिया है। तो वो सोच रही थी ये तो धोखा ही हो गया। यहाँ पर गुस्से में आकर के उसके अंकल जैसे एनी को बचपन में यहाँ पर पनिशमेंट दिया करते थे, इस बार भी वो एनी को वैसे ही पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं जाओ जा कर के उस कमरे में बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उस कमरे से बाहर नहीं आना है। शुरुआत में यहाँ पर एनी बचपन से अपने अंकल की बात मानती आई थी क्योंकि उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करने के बारे में सोच रही होती है। बहुत हो गया अब दूसरे के बारे में सुनना, अब वक्त है अपने बारे में सोचने का। उसके अंकल ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था, लेकिन एंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसे टर्न आउट हो गई उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब यहाँ पर जब उसका पनिशमेंट ख़त्म होता है तो वो रोहान को ढूंढने के लिए जाती है। रोहान यहाँ पर आता है, देखता है कि एनी भीगी हुई है तो वो उसे घर में अंदर लेकर के जाता है और उसे अपना ड्रेस चेंज करने के लिए देता है। एनी उसका शॉर्ट पहन करके हॉट बन करके आती है। रोहान उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। वो सोचा था एनी उसके साथ रोमांस करने के लिए आई है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर एक्चुअल में तुमसे किसी और टॉपिक के बारे में पहले बात करने के लिए आई हूँ। वो उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी कंपनी को सप्रेस किया, इसी वजह से ना। एनी कहती हाँ एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैसे तो हुओ के साथ मेरा एंगेजमेंट कैंसिल ही होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड की कंपनी को कोई लॉस हो। रोहान उसे कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा? एनी खुद को ऑफर करते हुए कहती है कि मेरे पास खुद के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। रोहान उसे कहता है तुम ही क्यों, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बट वो उसे कहती है हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हें टच किया है, तो दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इतनी आसानी से खोने दोगे। तुम आज तक कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहे हो। रोहान सोच रहा था कि एनी ने उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। वो एनी को कहता है तो ठीक है, देन शो मी योर सिंसियरिटी देन आई विल थिंक अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एनी आगे बढ़ के रोहान को किस करने लगती है, तभी रोहान को यहाँ पर कॉल आता है और उसे कहता है फ़िलहाल तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो मुझे ऑफ़र दिया था उस बारे में मैं सोचूंगा ज़रूर। एनी उसे कहती है देखना अपनी बात से मत मुकरना, वो कंपनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहन कहता है एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरा ड्राइवर तुम्हें घर भेज देगा। एनी कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, बस तुम अपनी बात से मत पलटना। रोहन वहाँ से चले जाता है और एनी सोच रही थी कि क्या रोहन सच में वो ट्रस्टवर्दी इंसान है जिस पर कि वो भरोसा कर सकती है, क्योंकि आज तक उसके लाइफ में कोई भी ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन नहीं आया था जिस पर कि वो ट्रस्ट कर सकती थी अपने किसी भी काम को लेकर के। यही सोचते हुए वो भी ड्रेस वेस चेंज करके निकल रही होती है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है और यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और 5 ईयर्स बिफोर जो उसके डैड मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रही है, क्योंकि उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। हो ना हो उसमें उसके अंकल का ही हाथ है। जब वो घर जाती है तो उसकी आंटी कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस था वो ठीक हो चुका है। एनी समझ जाती है कि कल रात उसने रोहन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी कंपनी की जो भी प्रॉब्लम थी वो फ़िलहाल सॉल्व हो चुके हैं। इस चीज़ को लेकर के वो खुश थी। यहाँ पर उसकी आंटी कहती है ये लो, ये तुम्हारी मॉम की लेगेसी है, इसे पहन करके रेडी हो जाओ, तुम्हारे अंकल तुम्हें एक पार्टी में लेकर के जाना चाह रहे हैं। एनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसका अंकल क्या ही बकवास कर सकता है इस बारे में। उसकी आंटी ने जो नेकलेस दिया था वो उसे ले करके पहन करके रेडी हो जाती है। उसके अंकल फिर एनी को अपने साथ एक पार्टी में लेके जाते हैं। एनी को लगा था कि शायद हुओ यहाँ पर आने वाला है या फिर हुओ के फैमिली से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पर एक मोटू सा
काफ़ी ठरकी इंसान आता है। वो एनी को देख करके कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बदले में जो पैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किए हैं वो मैं ज़रूरी तुम्हें दे दूँगी। एनी को पता चलता है कि वो लोग उसकी शादी उस बुढ़ऊ से कराने के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो साफ मना कर देती है और अंकल पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं इस बुढ़ऊ से शादी नहीं करने वाली हूँ, और उठ करके वहाँ से जाने लगती है। उसके अंकल उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने खुद ही वो से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल की थी, अब तुम्हें इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। एनी वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गार्ड्स वहाँ पर उसे रोक लेते हैं। उसके ज़्यादा ही यहाँ पर बुढ़ऊ एनी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। जैसे तैसे करके एनी अपना फ़ोन निकालती है, और वो सिर्फ रूहान पर ही ऐसे मैटर में ट्रस्ट कर सकती थी, क्योंकि और कोई उसका हेल्प नहीं करने वाला था। वो रूहान को कॉल करती है, लेकिन तब तक वो बुढ़ऊ उसका फ़ोन लेकर के कट कर देता है। रूहान समझ जाता है कि एनी ज़रूर ही किसी मुसीबत में हो, और वो उसे ट्रैक करते हुए उस प्लेस पर पहुँच जाता है। जब वो उस प्लेस पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बुढ़ऊ यहाँ पर एनी को परेशान करने का कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर रूहान वहाँ पर पहुँच करके उस इंसान को अच्छा खासा सबक सिखाता है। उसे देखते ही वो बुढ़ऊ घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एक्चुअल में ये रूहान है। वैसे माफ़ी मांगने लगता है कि एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बंदी है, वरना मैं कभी भी उसे टच करने की गुस्ताखी नहीं करता। वो एनी से पूछता है, बोलो इसका क्या करना है, इसने तुम्हें बुली किया? वो देखता है कि उसके पीठ पर पूरा चोट का निशान है। वो उसे कहती है, जो इसने मेरे साथ बिहेव किया है मैं उसे उसी तरीके से ट्रीट करना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है, तुम्हें भी इसकी पिटाई लगानी है, जाके लगा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। तो वो उसी तरीके से उसी बेल्ट से उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा रही होती है, जो उसने उसकी पिटाई लगाई थी। अब यहाँ पर रोहन को अपनी बचपन की वो फ्रेंड याद आने लगती है, जो कि उसे सेव करने के लिए उन बदमाश लड़कों को उसी तरीके से बुली कर रही थी जैसे कि उसने किया था। उसे लगने लगता है कि क्या एनी ही वो गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। गुस्से में आकर के एनी जब वाइन का बोतल लेकर के उस बुढ़ो के सर पे फोड़ने वाली थी, तो रूहान उसे बीच में रोक देता है और उसे कहता है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट डॉक्टर यहाँ पर आकर के ट्रीट करते हैं और बोलते हैं रूहान को कि बाकी के चोट इसकी पीठ पर है, तो दवा आप अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर रूहान कहता है, हाँ ठीक है। रूहान का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सॉरी सर, मैं उस लड़की को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिसको कि आपने ढूंढने के लिए कहा था। रूहान उस पर गुस्सा करते हुए उस लड़की को सर्च करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनी थोड़ा सा साई फील कर रही थी। रूहान उसे कहता है कि तुम भूल रही हो कि तुम खुद कल मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने के लिए आई थी मेरे पास, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो एनी के पीठ पर इस तरीके से दवा लगा रहा होता है। एनी को इन चोटों की आदत थी, उसका अंकल शुरुआत से ही उसकी ऐसे पिटाई लगाते रहता था। वो उसे कहता है कि अब तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा। आफ्टर दैट वो दोनों जाकर के रोमांस करते हैं। रोहन यहाँ पर एनी के बारे में ही सोच रहा था कि वो एनी से अट्रैक्टेड क्यों है। वो फर्स्ट गर्ल है जो कि एक्चुअल में उसके करीब आई है, ये बात वो अच्छे से जानता था। एनी के हाथ को वो चेक करता है, जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उसके हाथ पे हर्ट शेप का बर्थ मार्क था, लेकिन उसके प्लेस पर एनी के हाथों में फ़िलहाल कोई और दाग था। वो सोचता कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है। तभी एनी को यहाँ पर वो का कॉल आ रहा होता है। रोहन फ़ोन उठा करके बोल देता है कि वो सो रही है, उसे परेशान नहीं करने के लिए, और उसका नंबर भी ऑफ़ कर देता है। अगले सुबह एनी रोहन का शर्ट पहन करके आती है और वो उसे पूछ रहा था कि वो क्या वापस उसे पटाने का प्लान करी है, वो ये शर्ट क्यों पहन के आई है। एनी कहती है क्योंकि मेरा ड्रेस नहीं मिल रहा है इसी वजह से। और वो रोहन से कहती है कि तो तुम श्योर हो ना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलना चाहते हो ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। रोहन कहता है हाँ ऑब्वियसली, तभी तो कल रात हम साथ थे। एनी उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। रोहन यहाँ पर एनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था, वो उस पर साइन कर देती है। एनी का सिर्फ एक शर्त था, जब तक वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक रोहन किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकता। रोहन उसे किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मेरे पास तुमसे फुर्सत ही नहीं होगा कि मैं किसी और के पास जाऊँ। तभी वहाँ पर एनी को बार बार वो को कॉल आ रहा था। रोहन उसे परेशान कर रहा था। अगर यहाँ पर वो को पता चल गया कि उसकी फियांसे मेरे साथ है तो वो क्या करेगा। इधर वो एनी को ढूंढते हुए रोहन के पास आने लगता है, क्योंकि कल से एनी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। एनी जल्दी से जा कर के छुप जाती है। वो को ऐसा डाउट हो रहा होता है कि कहीं एनी रोहन के घर पे तो नहीं है ना।
यहाँ पर वो ऐसे छुपा हुआ था, उसे लगता है कि शायद रोहन अपने किसी और गर्लफ्रेंड के साथ है। वो यहाँ पर उसका शक्ल नहीं देख पाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एनी को ढूंढते हुए आया था, मुझे लगा कि कहीं वो आपके पास तो नहीं है। रोहन कहता मतलब तुम्हें लगता है कि मैं अपने ऐसे भतीजे की ही या भांजे की ही फियांसे के साथ लगा पड़ा हूँ। तुम्हारी औकात थोड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ गई है। यहाँ पर एनी नोटिस करती है कि इसका फ़ोन बंद है। वो जल्दी से अपना फ़ोन ऑन करती है, तभी वहाँ पर उसे हो का कॉल आने लगता है और यहाँ पर हो को डाउट हो जाता है कि कहीं सच में एनी रोहन के रूम में तो नहीं है। वो उसे देखने के लिए अंदर चले जाता है, लेकिन तब तक एनी विंडो से बाहर जा चुकी थी और हो को वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। गुस्सा होकर के रोहन हो को फिलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है और दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। वो देखता है कि एनी विंडो के थ्रू से जा चुकी थी। रोहन को उसका फिक्र हो रहा था कि कहीं वो इंजर्ड ना हो गई हो। इधर एनी को बेचारी को पैर में थोड़ा सा चोट लगा था। वो लंगड़ाते हुए रोड साइड जा रही थी, तभी उसे हो मिलता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कल रात कहाँ थी और किस लड़के ने उसका फ़ोन उठाया था। एनी समझ जाती है कि जब वो सो रही थी तब रोहन ने उसका फ़ोन उठाया होगा। वो हो को कहती है मैं किसी के भी साथ हूँ तो मैं उस बात से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी हमने एंगेजमेंट कैंसिल कर लिया और हाँ तुमने एंगेजमेंट कैंसिल कर लिया। तुम जब मेरी बहन जीजी के साथ खुश हो तो जितनी जल्दी हो सके ये एंगेजमेंट तोड़ो ताकि तुम भी ओपनली जीजी से शादी कर सको और मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना तुम बंद करो। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है और हुओ को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसे अब पता करने की चुल मच जाती है कि एनी है किसके साथ। एनी जब घर पहुँच रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ़ोन करती है और कहती है कि उसके अंकल आंटी उसके मॉम डैड के कार एक्सीडेंट में इंक्लूडेड है। उनके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि इन बातों को प्रूफ कर सकता है। तो इसी वजह से वो इस चीज़ को पता लगाने में और लगी हुई थी। जब वो इस तरीके से घर जाती है तो यहाँ पर उसकी आंटी पूछी होती है कि वो कल रात कहाँ थी। एनी कहती है अब तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैं उस बड़ों के बेड में क्यों नहीं थी या फिर जानना चाह रही हो कि मुझे किसने सेव किया। तो तुम्हें दोनों ही सवाल के आंसर नहीं मिलने वाले हैं। उसके अंकल कहते हैं एनी को जा करके उस बड़ों से सॉरी बोलने के लिए, तो एनी साफ तौर से मना कर देती है और कहती है अब मैं एक एडल्ट हो चुकी हूँ और जो मेरे मॉम डैड की लेगेसी है, मेरी कंपनी है, उसके शेयर्स मुझे अब वापस चाहिए। मैं कंपनी खुद ही संभाल लूँगी। उसके अंकल उसे शेयर्स देने से मना कर देते हैं और यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए भाई। अगर एनी को यहाँ पर कंपनी के शेयर्स मिल गए तो फिर पंगे ही हो जाएंगे, ये कंपनी उसकी हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर उसकी आंटी को इस बात का फिक्र था कि अगर उसे पता चल गया कि उसकी मॉम डैड के एक्सीडेंट में उनका हाथ है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उसका डैड कहता है इस बात को इतने साल हो चुके हैं, वो कभी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगी। एनी उनके रूम में जाती है ढूंढने के लिए तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिलती तो है लेकिन कुछ खास नहीं मिलती है। तभी उसके अंकल लोग यहाँ पर आने लगते हैं तो वो जल्दी जल्दी छुप जाती है। वहाँ पर वो लोग जीजी से उसे बात करते हुए सुनते हैं कि भले ही वो जीजी में इंटरेस्टेड है लेकिन जीजी को प्लान करना होगा कि उसका अंकल रोहन उससे शादी करे, क्योंकि पूरी फैमिली के एक्चुअल डोर उसके पास है। और अगर रोहन की शादी एक बार जीजी से हो गई तो फिर वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा वाले अमीर हो जाएंगे। वो लोग प्लान करते हैं कि कुछ दिनों में जो उनके घर में पार्टी होने वाली है उस पार्टी में वो लोग यहाँ पे रोहन को लव डोज देंगे और यहाँ पर फिर इस तरीके से जीजी को उस कमरे में भेज देंगे। इसके बाद रोहन को जीजी से शादी करना पड़ेगा। एनी इन सारी बातों को उनके जो लेती है वो यहाँ पर एनी को कॉल करता है तो एनी से कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर के बर्थडे वाले दिन जब हम सब आएंगे तो तुम एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात कर लेना ताकि तुम जीजी के साथ हो। अगले दिन हम लोग उस बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एनी, जीजी और उसकी मॉम आते हैं। सब यहाँ पर एनी के बारे में गॉसिप कर रहे थे। एनी के बारे में सबको नेगेटिव ही पता था लेकिन एनी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर वो रोहन को देखती है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है हो कि मॉम यहाँ पर आती है और उसे इम्प्रेस करने के लिए जीजी एनी की मॉम का ब्रेसलेट उसे गिफ्ट कर रही थी, लेकिन एनी उसे ले लेती है और कहती है ये मेरी मॉम का है, एक्सीडेंट वाली रात मेरी मॉम ने ये ब्रेसलेट पहना था, इस पर उनके खून लगे हुए हैं, क्या आप इन्हें लेना चाहोगी। ये सुनते ही हो कि मॉम वो ब्रेसलेट लेने से मना कर देती है। एनी उसे अपने पास रख लेती है। हो के मॉम के जाते ही यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसका इंसल्ट
इंसल्ट करने का काम क्यों ही कर रही है। इस बात पर एनी उसे कहती है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, जो मेरा है वो मैं तुम लोगों से किसी हालत में लेकर के रहूँगी। जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कंट्रोल करती है। अभी रोहन को पटाना ज़्यादा ज़रूरी है। जानबूझकर के एनी यहाँ पर जीजी का ड्रेस ख़राब करने के लिए एक वेट्रेस को पैसा दे दी है। वो हेल्पर यहाँ पर जाकर के जानबूझकर के जीजी का ड्रेस ख़राब कर देती है। जीजी उस ड्रेस को चेंज करने के लिए जाती है और एनी अपनी दोस्त को कॉल करती है सब कुछ सेट करने के लिए। इधर रोहन एनी से मिलने के लिए आता है। एनी उसे कहती है, हम तुम्हारे घर में ऐसे रोमांस नहीं कर सकते, सब तरफ तुम्हारे लोग हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे नीस और उसकी फ्यूचर फियांसे में क्या चल रहा है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। रोहन इस बात पे कहता है, मुझे स्कैंडल से डर नहीं लगता है। वह एनी को जानबूझ करके वहाँ पे छेड़ रहा था। एनी उसे बताती है एक्चुअल में जीजी और उसकी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या सब कुछ प्लान किया हुआ है। उसे डाउट नहीं था कि रोहन उसके चक्कर में फंसने वाला है और यहाँ पर इस तरीके से रोहन एनी का हेल्प करने के लिए तैयार था। इधर उसने वॉशरूम को बाहर से लॉक करवा के रखा हुआ था। जीजी थोड़ी देर बाद अपना यहाँ पर ड्रेस क्लीन करने के लिए आती है, जो कि वाइन यहाँ पर गिरा हुआ था। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम यहाँ पर जीजी को वो दवा देती है और कहती है कि ये दवा यहाँ पर रोहन को खिलाना है। आफ्टर दैट रोहन तो मारा। रोहन सोच रहा था कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। एनी को वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारे पर मेरा एक एहसान रहेगा, बाद में मैं उसे ज़रूर ही चुकता करूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। एनी से नीचे जाती है तो जीजी की मम्मी से पूछ रही थी कि एनी किधर थी इतना देर से। एनी बहाना कर देती है कि वो वॉशरूम में थी, तो फिर ये लोग उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हु और उसके ग्रैंडफादर आते हैं। बातों बातों में जब वो यहाँ पर एनी से एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात कर रहा था तो ग्रैंडफादर अभी उसे चुप ही रहने के लिए बोलते और बोलते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वहाँ पर रोहन आता है और एनी से उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है और जीजी के फैमिली से। वो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि दोनों पहली बार मिले हैं और जानबूझ करके रोहन यहाँ पर जीजी में थोड़ा इंटरेस्ट उनके सामने दिखा रहा था ताकि यहाँ पर जीजी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि रोहन उसमें इंटरेस्टेड है। यही तो जीजी की मॉम चाह रही थी। साइड में ले जाकर के हो के ग्रैंडफादर उसे डांट लगा देते कि तुमने सोचा भी कैसे एनी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। वो कहता है वो एनी से नहीं जीजी से प्यार करता है। ग्रैंडफादर उसकी डबल पिटाई लगाते हुए कहते हैं जीजी सही नहीं, वो बहुत ही स्कीमिंग गर्ल है, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। इधर उसे पता नहीं था कि उसकी सो कॉल्ड लव जीजी क्या कांड करने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसकी मॉम ऐसे बहाना करी होती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, क्या तुम मुझे लेकर के चलोगी। तो एनी उसे वहाँ से आंटी को लेकर के जाती है। जीजी बहाना करके रोहन से बात करने के लिए आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। रोहन यहाँ पर ड्रिंक कर भी लेता है। जीजी को लगता है कि प्लान सक्सेसफुल होगा और वो कमरे में चली जाती है, लेकिन अंधेरे में उसे पता नहीं चलता है कि वहाँ रोहन है या हो, और हो को लगता है कि शायद वो जीजी ही है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। इधर रोहन एनी को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है। एनी हंसते हुए कहती है तो फाइनली अब हम अपने प्लान में सक्सेसफुल होने वाले हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में यहाँ पर जीजी के साथ जाने वाला हूँ। एनी को एक्चुअल में ट्रस्ट नहीं था कि रोहन जीजी को चूज करेगा नहीं, क्योंकि उसके लाइफ में सारे चीटर ही लोग मिले थे। तभी यहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो और जीजी को साथ में देख लेती है। एनी को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। जीजी यहाँ पर एनी को ब्लेम लगा रही थी तो एनी कहती है पूरे टाइम तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ थी, मैं तुम्हें कैसे फंसा सकती हूँ। अब एनी कहती है ग्रैंडफादर जैसा कि आप देख रहे हैं आपका पोता मुझे छोड़ करके मेरी सौतेली सिस्टर के साथ लगा पड़ा है, तो क्यों ना अपन दोनों कहीं शादी करा दें, क्योंकि अब सी बात है कि अब मैं उस चीटर के साथ तो रह नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बात बाहर नहीं जाए तो मेरी एक शर्त है, मेरे जो भी डैड की कंपनी के शेयर्स मेरे होने वाले हस्बैंड यानी कि हुओ के नाम पे थे वो सारे शेयर्स मुझे वापस चाहिए। और हाँ, जो भी यहाँ पर जीजी को भी शेयर्स मिलने वाले हैं वो सारे शेयर्स मुझे चाहिए, वरना मैं बाहर ये सबको बता दूंगा कि वो एक चीटर है और वह मुझे छोड़ करके अपनी ही होने वाली साली के साथ लगा पड़ा था। अब हुआ के ग्रैंडफादर ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। ऊपर से यहाँ पर रोहन भी आता और वह एनी का सपोर्ट कर देता है कि एनी बिल्कुल सही कर रही है, वो यहाँ पर एक विक्टिम है और यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ ये बदतमीजी हुई है, उसका फ्यूज से उसी के सिस्टर के साथ लगा पड़ा है। तो वो लोगों को यहाँ पर
आखिर मजबूरी में ये बात मानना पड़ता है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी शेयर्स एनी मांग रही है वो सारे उसे दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हुओ को ये लग रहा होता है कि एक बार अगर उसकी एंगेजमेंट एनी के साथ टूट गई तो कोई भी एनी से शादी नहीं करने वाला है। ऐसे सोच करके वो यहाँ पर एनी को उसके शेयर्स लौटाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे लगता है कि एनी आज नहीं तो कल वापस तो उसके पास आ ही जाएगी और वो एक साथ दो नाव के मज़े लेने का प्लान कर रहा था। बट उसे नहीं पता था कि एनी ने अपना सेटिंग पहले से ही कर लिया है। सबके सामने रोहान का सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर हुओ और जीजी का एंगेजमेंट सेट कर दिया जाता है बेइज्जती को बचाने के लिए, और बदले में यहाँ पर एनी को इस तरीके से वही कंपनसेशन दे दिया जाता है। हालांकि ये चीज़ जीजी की मम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इतना मेहनत उन लोगों ने अब तक किया था कंपनी की प्रॉपर्टी ही तो लेने के लिए, और अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर इतना मेहनत किस फायदे का। सारे शेयर्स यहाँ पर हो एनी को लौटा देता है और कहता है पछताना मत। एनी हंसते हुए वो शेयर्स लेकर के पहुँच जाती है रोहान के पास और अपने जीत का ऐलान करते हुए कहती है कि फाइनली जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। रोहान कहता है तुमने मेरा कितना अच्छा इस्तेमाल किया ना, तुम्हें यहाँ पर हुओ से पीछा छुड़ाना था, तब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उस सिचुएशन का तुमने फ़ायदा उठाया ताकि तुम्हें तुम्हारे डैड के शेयर्स भी मिल सकें। एनी उसे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ करके जा सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा इसमें कोई लॉस नहीं है। रोहान एनी के साथ अभी अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार था, क्योंकि एनी को भी अपने मॉम डैड के मौत का सारा रिवेंज भी तो लेना था। दैट्स वाई वो यहाँ पर रोहान के साथ आगे रहने का डिसाइड करती है। उनका एक और रात रोमांटिक नाइट बीतता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसके अंकल थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं। रोहन से हुआ से भले ही जीजी की शादी तय कर दी गई है, लेकिन एनी इतनी आसानी से कंपनी नहीं छोड़ने वाली है। एनी यहाँ पर आती है, उसका अंकल उसे कहता है हुओ का जो शेयर्स तुम्हें मिला है तुम पैसे बोलो, मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार और वो शेयर्स मुझे दे दो। एनी हंसते हुए कहती है अंकल अगर पैसे ही लेने होते हैं तो मैं हुओ की फैमिली से पैसे ना डिमांड करती, शेयर्स क्यों डिमांड करती, तो वो तो आपको नहीं मिलने वाला है और कंपनी पे मैं धीरे धीरे करके वापस ले ही लूँगी। अब ये उनके लिए अंकल और आंटी के लिए डर का माहौल था। अगले दिन एनी अपनी सीक्रेट फ्रेंड से मिल करके वो वीडियो टेप रिकॉर्ड करवाने का और ढूंढवाने का कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो हुओ से मिलती है जो कि ड्रंक कंडीशन में था। वो एनी को देख करके कहने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई है। एनी उसे कहती है तुम्हें उससे क्या, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम अब जीजी के फियोंसे हो, तो बेहतर होगा कि तुम उसके पास जाओ, ना कि मुझे आकर के परेशान करो। लेकिन हुओ को लग रहा होता है कि एनी ने उसे धोखा दिया है। एनी उसे कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुमने पहले चीट किया था मेरी सौतेली सिस्टर के साथ, तब मैंने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढा है, तब ये धोखा नहीं कहा है और अब तो हम अलग हो चुके हैं। वो वहाँ से जाने लगती है तो रोहान उसे वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। एनी उसे थैंक्स बोलती है काफ़ी फॉर्मल तरीके से और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर के रोहान का सेक्रेटरी कुछ गर्ल्स को लेकर के आया था। वो लोग सबके हाथ पे यहाँ पर वो हर्ट शेप वाला बर्थ मार्क ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी के हाथ पे नहीं था। अब यहाँ पर रोहान एनी रोहान को अपने तरफ और ज़्यादा खींचने का प्लान कर रही थी। उसे ध्यान था कि बचपन में वो हर्ट से बर्थ मार्क उसके हाथ पर भी था, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है ये उसे नहीं पता था। दैट्स वो यहाँ पे रोहान से पूछती है कि क्या वो वुमेन तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। रोहान कहता है हाँ वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी कहती है अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना मैं तुम्हें उसे खोजने में हेल्प करूँ। रोहान कहता है अप्रॉक्स मैंने सारा शहर खोज लिया और वो गर्ल मुझे कहीं नहीं मिली है, मिलेगी भी कैसे, वो खुद तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हुई है। एनी उसे कहती है डोंट वरी, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी वो गर्ल मिल जाएगी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये रिलेशन तोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन कम से कम तब तक तो तुम मेरे साथ रहना। रोहान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और अपने बंदे को कहता है उस लड़की को ढूंढते रहो। थोड़ी देर यहाँ पर रोहान और एनी दोनों साथ में थे, उनका रोमांस बाजी चलता है क्योंकि अभी एनी यहाँ पर रोहान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी तो उसके एप्लीकेशंस तो उसे पूरे करने पड़ेंगे ना। रोहान के साथ रोमांस बाजी करके जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो उसे देखकर उसे ऐसा डाउट होता है कि क्या एनी यहाँ पर उसके अंकल रोहान के साथ है।
अगली सुबह एनी जगती है और अपने फ्रेंड को कॉल करती है और अपने कॉलेज टाइम का फ़ोटो एडिट करके रोहान के बंदे को सेंड करने के लिए बोल देती है। वो ये ध्यान दिलाना चाह रही थी रोहान को कि हो सकता है कि वो गर्ल एनी ही हो जैसे कि वो ढूंढ रहा है। और ऐसा ही होता है। अगले दिन रोहान का सेक्रेटरी जाकर के रोहान को बताता है कि एनी का एक पिक्चर मिला है मुझे, जिसके हाथ पर वो बर्थ शेप का बर्थ मार्क था। लेकिन रोहान को डाउट होता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वो एनी से इस बारे में बात करने का, डिस्कशन करने का डिसाइड करता है। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है पता लगाओ एनी किधर है, मुझे उससे बात करना है। दूसरी तरफ एनी ऑफिस से घर लौट रही होती है, तभी वहाँ पर ये बड़ऊ एनी को किडनैप कर लेता है। पिछली बार रोहान उससे अच्छा खासा कंपनी में लॉस दिया था, पिटाई लगाया था 100 लाख। दैट्स वाई वो एनी से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके लेके जाता है। और इधर रोहान को पता चलता है कि एनी को किसी ने किडनैप कर लिया, तो वो भी उसे ढूंढते हुए जाता है। वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं। रोहान एनी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, एनी रोहान को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में एनी यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है। इस बड़ों को जेल भेज दिया जाता है। रोहान ये देख कर के शौक था कि एनी ने उसे क्यों सेव किया और फिर उससे वो हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में उसे एनी की फ़िक्र हो रही थी कि एनी ने अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर उसकी जान बचाई। एनी को जब वो होश आता है तो एनी उसे कहती है आई नो कि तुम उस गर्ल को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम तब तक मेरे साथ रहो। रोहान उसे फ़ोटो दिखाते हुए कहता है क्या सच में तुम वही हो। एनी कहती है एक्सीडेंट के बाद की मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं है। वो उसे फंसा के भी रख रही थी और उसे सच से गुमराह भी नहीं करना चाह रही थी। रोहान यहाँ पर एनी पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है और उसके साथ आगे अपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का डिसाइड करता है। यही तो एनी भी चाह रही थी। इधर वो एनी के साथ बिताए वक्त को मिस कर रहा था। हर बर्थडे पर वो उसे ऐसे गिफ्ट दिया करती थी, फ्लावर दिया करती थी और वो उसकी इज्जत नहीं करता था। आज जब वो फ्लावर बुके शॉप पर एनी से मिलता है, वो किसी और के लिए फ्लावर खरीद रही थी। एनी से पूछा वो किसके लिए फ्लावर खरीद रही है, तो एनी से कहती है तुम्हें इससे क्या, चाहे वह कोई भी हो। वो उसे फॉलो करता है। एनी यहाँ पर रोहान को बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने के लिए उसके पसंद के फ्लावर खरीदती है और कहती है एक्चुअल गिफ्ट तो मेरे पास तुम्हारे लिए, चलो। अब वो यहाँ पर देखता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि वो उसका अंकल है या कोई और। एनी रोहान को लेकर के एक होटल में जाती है जहाँ पर वो उसे कहती है कि ये देखो ये टाई तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रोहान उसे कहता है अच्छा है, लेकिन एनी कहती है केवल यही गिफ्ट नहीं है। वो टाई लेकर के प्यार से रोहान की आंखों पर बांधती है एंड आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करते हैं। फिर एनी रोहान से पूछती है ये सरप्राइज़ कैसा लगा। केक उसकी बॉडी पर लगा करके वो उसे किस कर रही होती है। रोहान को वो एक नया एक्सपीरियंस देने का प्लान कर रही थी। रोहान और एनी वहाँ पर रोहान का बर्थडे मनाने के लिए वापस से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। एनी रोहान के साथ लॉयल होकर के रहना चाह रही थी। भले ही वो उससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। और रोहान यहाँ पर एनी के साथ अब एक लॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था, बट वो एनी को इस बारे में बताता नहीं है। थोड़ी देर वो दोनों यहाँ पर साथ रहते हैं। एनी जैसे ही बाहर निकलती है वो यहाँ पर आया हुआ था और एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है वो किस लड़के के साथ है, उसने अपना फर्स्ट टाइम उसे दिया। एनी हो के साथ फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि अगर उसने उसे दोबारा परेशान किया तो वो ये फ़ोटो जीजी को भेज देगी। वो यहाँ पर देखता है कि एनी के कमरे से कोई और नहीं रोहान निकला था। एनी घर जाती है तो जीजी यहाँ पर अपने एंगेजमेंट का प्रिपरेशन कर रही होती है। वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। उसने यहाँ पर जीजी के लिए कुछ अलग ही प्लान किए थे। अपने कमरे में जाकर के अपनी फ्रेंड का दिया हुआ पेन ड्राइव जब वो चेक कर रही होती है तो उसे उस ड्राइवर के बारे में डिटेल पता चलता है, जिसके थ्रू वो उसके होम टाउन जाने का प्लान कर रही थी। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वह एनी को अपने साथ शादी का ड्रेस बाई करने के लिए चलने बोलती है। एनी मना कर देती है तो वो उसका यहाँ पर इस तरीके से वो पेन ड्राइव छीन लेती है। हालांकि उसे पता नहीं था इस पेन ड्राइव में क्या है। और एनी को कह रही होती है कि अगर वो उसके साथ उसका रूह के शादी का ड्रेस खरीदने के लिए नहीं गई तो ये पेन ड्राइव को पानी में डाल करके ख़राब कर देगी। अब फ़िलहाल यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ शादी का ड्रेस बाय करने के लिए जाएगी।
वो लोग उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कि जीजी को पता चलता है कि एनी ने इतना महंगा वाला ड्रेस वहाँ पर ख़रीदा था और वो उसे फाड़ चुकी है। फिर वो दूसरा ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो एनी यहाँ पर इस तरीके से उसका पेन ड्राइव लेने का कोशिश कर रही होती है। वो यहाँ पर एनी को किसी लड़के से बात करते हुए सुन करके जेलस होने लगता है, उसे परेशान करने का कोशिश करता है तो एनी उसे सबक सिखाती है। तभी जीजी यहाँ पर आती है, वो उससे उसका वो पेन ड्राइव ले लेती है और वो को कहती है तुमने ये अपना छोटा सा दिमाग नहीं लगाया कि जीजी आखिरकार उस रात उस कमरे में क्या कर रही थी। तुम जिसे इतना इनोसेंट समझते हो वो एक्चुअल में तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंकल रोहान के साथ सोने के लिए उस कमरे में गई हुई थी। बोल के वो वहाँ से चली जाती है। वो जब इस पॉइंट पर जोर देता है तो वो सोचता है कहीं ना कहीं जीजी एनी सही कह रही है। जीजी सिचुएशन को संभालने का कोशिश कर रही थी लेकिन हो को पता चल गया था कि जीजी उस रात उससे नहीं एक्चुअल में रोहन से मिलने के लिए आई थी। और वो यहाँ पर एनी पे नज़र रखने के लिए बोलते हैं तो उसे पता चलता है एनी किसी और शहर जा रही है। वो भी उसे फॉलो करते हुए उस शहर के लिए निकलता है। जाने से पहले एनी यहाँ पर रोहन को अपने वो के साथ वाले फ़ोटो भेजते हुए कहता है तुम्हारा नीस तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, फ़िलहाल मैं वहाँ जा रही हूँ। वो उसे जानबूझ करके बताती है ताकि अगर कोई पंगा हो तो वो आ करके उससे वहाँ पर उसका हेल्प करे और उसका सपोर्ट करे। शुरुआत में तो रोहन को पता ही नहीं था क्या होने वाला है लेकिन फिर भी वो एनी को फॉलो करके उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करता है। एनी जब उस ड्राइवर के घर पहुंचती है तो वो कह रही होती है कि तुम लोग एक ही केस के बारे में बार बार पूछने के लिए क्यों आ रहे हो। मेरा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे अपनी बेटी के साथ एक शांति से ज़िंदगी बितानी है तो मुझे जीने दो। यहाँ पर एनी कहती है मेरे अलावा और कौन यहाँ पर आया हुआ है। तो वो वुमेन कहती है कि तुम्हारे अंकल 15 दिन पहले आए थे और वो किसी वीडियो टेप के बारे में पूछ रहे थे लेकिन मेरे पति ने जानबूझ करके तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट नहीं किया था। एनी कहती है कि मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, एक्चुअल में मेरे डैड का मर्डर हुआ था, इस बात का मुझे डाउट है, बस इसी बारे में मैं पता लगाने के लिए आई हुई थी। खैर अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड इनोसेंट है तो फिर ठीक है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा करके वो जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनसे इस तरीके से अपना रेंट लेने के लिए कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं। फ़िलहाल उनके पास वहाँ पर पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर यहाँ पर एनी को उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी वो लोग उसके पीछे ही पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा ही वाला दिमाग ख़राब कर रहे थे। तब तक रोहन वहाँ पर उन्हें सेव करने के लिए आ जाता है और उसकी वजह से वो गुंडे लोग फ़िलहाल वहाँ से चले जाते हैं। और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिरकार वो अकेले ही इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए क्यों आई थी। फिर भी वहाँ पर एनी कहती है एक्चुअल में मैं अपने डैड के केस के मैटर में यहाँ पर आई हुई थी और कोई बात नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से जो लेडी थी वो यहाँ पर उसे कहती है कि एक्चुअल में ये मेरे हस्बैंड का कार्ड था, तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट से पहले किसी ने उन्हें ये कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि एक्चुअल में ये जो कार्ड है ये तुम्हारा हेल्प कर सकता है। अब वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये कार्ड किसका हो सकता है। रोहन चेक करता है तो उसे पता चलता है एक्चुअल में ये कार्ड किसी और का नहीं, एनी की आंटी का है, जो कि इन्हें क्यों पैसे देगी ये बात तो उसके लिए सोचने ही वाला था। अब वो सोचने लगती है कि आखिरकार इस बारे में वो पता लगाए भी तो कैसे लगाए। वो आंटी से इस बारे में पूछने का डिसाइड करती है। इधर गुंडे लोग बाहर निकलते हैं और एनी की आंटी को कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पे रोहन और एनी आ करके उन्हें सेव कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके अंकल को पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में, एनी को रास्ते से हटाना होगा वरना उससे सच्चाई पता चल जाएगा। बाहर जा कर के एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड थी, वो उसे काम डाउन कर रहा होता है और कहता है कि देखो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं सब कुछ यहाँ पर पता लगा लूँगा। इधर एनी सब कुछ ढूंढते हुए घर के लिए पहुँच रही थी तभी एक कार वाला एनी का एक्सीडेंट करने वाला था लेकिन रोहन यहाँ पर बीच में आ जाता है
और यहाँ पर एक्सीडेंट उसका हो जाता है। एनी काफ़ी घबरा गई थी। वो रोहान को कहती है उसने ऐसा क्यों किया। रोहान कहता है अब तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा जान बचाना मेरा काम है। लेकिन एनी को रोहान की फ़िक्र हो रही थी, ये गलत बात है, वो अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता है उसके लिए। रोहान को एनी से कहीं ना कहीं प्यार होने लगा था। ये बात खुद यहाँ पर एनी को नहीं पता था। एनी घर पहुँचती है, उसकी आंटी से पूछती है आप बताओगी कि ये कार्ड वहाँ क्या कर रहा था। उसकी आंटी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि एक्चुअल में उस समय उसके अंकल हमारी कंपनी में काम किया करते थे ना, तो यहाँ पर हुआ कुछ यूँ तक उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो हमने उसे उधारी पर पैसा दिया था। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में लीगल था। ऐनी सोच रहे होते कि इन लोगों ने तो पहले से ही चीज़ों को प्लान करके रखा हुआ है, इनके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा वरना वो इसी तरीके से चंगुल से बाहर निकलते रहेंगे। उसकी आंटी यहाँ पर फ़िलहाल तो सिचुएशन को हैंडल आउट कर लेती है। अंदर ही अंदर वो पैनिक तो हो रही थी कि ऐनी जब इस मैटर के पीछे पड़ गई है, आज नहीं तो कल उसे इस बारे में पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ सच पता चल गया, बस शुक्र मनाओ कि वो मुझे वीडियो टेप नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं तुम्हें जेल भेज सकूं। तुमने ऐसा क्यों किया। उसका अंकल कहता है क्योंकि तुम्हारी मॉम जिससे शादी करने वाली थी वो एक्चुअल में मैं होने वाला था, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी प्रॉपर्टी। एनी को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था। एक्चुअल में उसका अंकल साइको था, वो एनी की मॉम को पसंद किया करता था और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो कहता है कि अगर तुम्हारा डैड बीच में नहीं आया होता तो तुम्हारी मॉम मुझसे शादी करती और आज जो मुझे छीनना पड़ रहा है वो लीगली सब कुछ मेरा होता है। एनी कहती है आपने दो प्यार करने वाले लोगों को एक दूसरे से अलग किया और आप खुद को इनोसेंट साबित कर रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, तब भी आप गलत ही हो गए। आप अपने ऑब्सेशन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। अब यहाँ पर फिर भी वो साइको की तरह बिहेव कर रहा था और उसे अपने इस हरकत में कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा था। एनी को बस वो वीडियो टेप हाथ लगना था। एक बार वो वीडियो टेप इसके हाथ लग जाता तो फिर वह आसानी से अपने अंकल को जेल भेज सकती थी। और उसका अंकल श्योर था कि एनी के कोई भी हाथ यहाँ पर सबूत नहीं लगने वाला है, चाहे वो जो भी कर ले। 5 इयर्स बिफोर उसने सारे सबूत ख़त्म कर दिए थे। एनी फ़िलहाल वहाँ से जाना चाह रही थी। उसके अंकल उसे पनिशमेंट देते हुए घर में बंद कर देते हैं। एनी सोचती उसे कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तभी उससे मिलने के लिए रोहान आता है। वो उसे अपना लाइटर देते हुए कहता है मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जब भी तुम अंधेरे में फंसो तो इस तरीके से ये लाइटर का इस्तेमाल करना, वो तुम्हें छोटी सी रोशनी देगी। इधर ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि चलो कम से कम जीजी की शादी हुओ से तो हो रही है, कंपनी को थोड़ा ना थोड़ा तो प्रॉफिट होगा ही। जीजी को समझाते हैं चाहे जो भी हो जाए उसे हुओ को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि रोहान तो उससे शादी नहीं करने वाला है, ये बात तो उन्हें पता ही चल चुका है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एनी घर से फ़रार हो चुकी है। वो लोग जा कर के देखते हैं एनी वहाँ नहीं थी और जाने से पहले उसने अपने अंकल के स्टडी रूम को बर्बाद कर दिया था। जो भी उसके मोम और उसके साथ के फ़ोटोज़ थे शादी वाले, वो सब कुछ उसने बर्न कर दिया था। तो वो एक तरीके से एनी के तरफ से उनके लिए धमकी था कि वो जल्दी ही अपने मोम डैड का रिवेंज लेने वाली है। एक तरफ एनी अपनी चालें चल रही होती है और दूसरी तरफ उसका अंकल खुद को सेव करने के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार था, चाहे उसे एनी को भी रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, वो सब कुछ करेगा। लेकिन वो जेल नहीं जाएगा। इतने सालों की मेहनत जो कि उसने पैसे के लिए किया है वो उसे बर्बाद नहीं होने देगा। रोहान और एनी जब घर पर होते हैं तो उसका बंदा आके बताता है कि एनी के वो फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप किए हुए थे और ख़ुद ये एनी नहीं करवाया था। रोहान को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर भी एनी उसका इस्तेमाल ही कर रही थी तो वो इस बात से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने तो मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। मैं इस हद तक समझने के लिए तैयार था कि चलो तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, बट इस बात का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि तुम मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के भी मजाक करो। एनी कहती है कि देखो ये मेरे लिए ज़रूरी था, अगर तुम किसी और में इंटरेस्ट लेती तो फिर मेरा हेल्प कैसे होता। वो उसे कहता अब तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा, इसके बाद में तुम्हारा क्या करता, तुमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। वो कहती है नहीं मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब भी मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है।
तो वो यहाँ पर इस तरीके से कहती है कि ठीक है, अब अगर तुम्हें नहीं ये करना है तो हम ब्रेकअप करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो सोच रहा होता है एनी कितनी क्रूएल हर्ट किया, उसने उसका इस्तेमाल किया और वो उसे छोड़ करके जा रही है। क्या वो एक्चुअल में इतनी ज़्यादा बुरी है, या फिर मैं इतना बुरा हूँ कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाह रही है। उसके पास उससे ब्रेकअप करने के अलावा फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि अभी तक एनी का रिवेंज पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वो कर भी क्या सक रही थी। इस तरीके से वो उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए मान जाती है और एनी वहाँ से बाहर निकल करके उससे अलग होने के बारे में सोच रही थी। इस चीज़ को लेकर के वो थोड़ी सी सैड भी थी, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से वो दोनों इतनी जल्दी अलग होने वाले हैं। जब वो बाहर जाती है तो वो उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे डैड से रिलेटेड वो वीडियो टेप है। एनी उसके पीछे पीछे जाती है तो वो उसे किडनैप कर लेता है और कहता है ये देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए वो शादी का ड्रेस लाया है जो तुम पहन करके मुझसे शादी करना चाह रही थी। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर मुझे छोड़ करके तुम मेरे अंकल के पास कैसे जा सकती हो। तो यहाँ पर एनी उसको ऑब्सेशन समझ जाती है और कहती है देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है जीजी से, बेहतर हो तुम उसके पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो उसे यहीं पर कमरे में बंद करके रखता है। उसे उसके घर वालों का फ़ोन आ रहा था कि वो है किधर, शादी के लिए सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए। वो कहता है कि वो थोड़ी देर में आता है। एनी को वो कहता है कि वो वहाँ से चीज़ों का निपटारा करके आ रहा है और फिर वो और एनी यहाँ पर शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने वाले हैं। एनी यहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरा बंद था और कमरे में अंधेरा था। एनी को यहाँ पर उसके बचपन का वो ट्रॉमा याद आने लगता है, लेकिन तभी उसे रोहन की बातें याद आती हैं। रोहन ने उसे वो लाइटर देते हुए कहा था ना खुद का ख्याल कैसे रखना है, तो वो उसे लाइटर से उस शादी का ड्रेस को जला देती है, जिससे कि इस कमरे में पूरा उजाला हो जाता है। और वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रिलैक्स थी और जिस तैसे करके कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर रोहन एनी को मिस कर रहा था और उसके चक्कर में वो इस तरीके से उसे काफ़ी ज़्यादा वाला याद कर रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि आई थिंक एनी की जान खतरे में है, मुझे लगता है उन्होंने उसे किडनैप किया और आपको जाकर के उसका हेल्प करना चाहिए। इधर इनका एंगेजमेंट का पूरा प्रिपरेशन चल रहा था। घर वाले खुश थे कि चलो हो और जीजी के यहाँ पर शादी होने वाली है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सारे घर वाले इस तरीके से इकट्ठा होते हैं तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। कहती है एक्चुअल में मेरे पास तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। एनी को यहाँ आया हुआ देख करके वो शॉक्ड हो जाता है कि एनी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। इट मीन्स कि वो उसके जाते ही वहाँ से निकल गई है। एनी सबके सामने एक वीडियो प्ले करती है। वो वॉशरूम का वीडियो था जहाँ पर कि जीजी और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे थे कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रोहन को अपना घर जमाई बनाने का प्लान कर रहे हैं। वो तो उनके सेकंड ऑप्शन में था। जब ये बात यहाँ पर हो के ग्रैंडफादर और वो की फैमिली को पता चलती तो इट्स ऑब्वियस कि वो लोग यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में तो जीजी से उसकी शादी नहीं ही करने वाले हैं। जीजी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एनी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती, तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को बर्बाद किया और अब बारी मेरा है। वो यहाँ पर खुद को एज ए सब्स्टिट्यूट कभी भी ट्रीट नहीं करा सकता था। ग्रैंडफादर बोलते हैं मैंने कहा था ना तुम्हें ये लड़की अच्छी नहीं है, और देखो उसकी असलियत सबके सामने आ ही गई। यहाँ पर वो को कभी नहीं लगा था कि वो जिस लड़की से इतना प्यार करता था, जिसके लिए उसने एनी को छोड़ दिया, वो लड़की खुद एक्चुअल में उसके साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए, उसकी मजबूरी के वजह से है। चीची की तो शादी यहाँ पे टूट जाती है और तभी वहाँ पे रोहन भी एनी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। वो उसे यहाँ आया हुआ देख करके शॉक्ड हो जाती है। रोहन कहता है अब तुम बंदी हो मेरी, मैं ऐसे सिचुएशन में तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो लोग वो वीडियो फुटेज भी लेकर के आते हैं जिस वजह से कि ये प्रूफ हो जाता है जीजी के मॉम डैड ने ही एनी के मॉम डैड को मारा है। ये बातें जब सामने आती है तो वो लोग समझ जाते हैं अब जेल जाना तय है। हालांकि जीजी की मॉम इन चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उसके अंकल तो थे और यहाँ पर वो ज़रूर ही जेल जाने वाले थे। तभी वहाँ पर जीजी का तबीयत ख़राब हो जाता है, वो प्रेग्नेंट थी और उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हो एनी से माफ़ी मांग करके वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। रोहन यहाँ पर आकर के एनी को प्रोटेक्ट करता और कहता है कि तुम इसे डिज़र्व नहीं करते हो, अगर करते हो तो कभी इसे चीट नहीं करते ना। जीजी के मॉम आती है और कहती है कि एनी को ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा ब्लड उससे मैच करता है, जा करके उसे ब्लड दो। एनी कहती है जी घंटा, मैं उसे कोई ब्लड वगैरह नहीं देने वाली। और कहती है एक ही शर्त पे मैं उसे खून दूंगी, जबकि तुम कोर्ट में आइडेंटिफाई करो कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कुछ किया है।
तो वो सब कुछ मान लेती है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। तो फिर एनी यहाँ पर जीजी को लास्ट टाइम ब्लड देने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। उसके अंकल को पता चल चुका था कि अब या तो वो जेल जाएगा या तो फिर वो मरने वाला है। उसने खुद की सेफ्टी के लिए अपने पास गन रखा था। एनी कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा क्राइम कभी सामने नहीं आने वाला? तुम मेरे मॉम डैड को मार करके इतनी आसानी से जी लोगे? वो गन निकाल करके एनी पे चलाने वाला था कि तभी रुआन आ जाता है और यहाँ पर उसके अंकल को इनकाउंटर में मार दिया जाता है। एनी घबरा जाती है कि कहीं उसके अंकल की गोली रुआन को तो नहीं लग गई, लेकिन फिर वो देखती है कि नहीं, वो ठीक है। उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। एनी कहती है, ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। फाइनली एनी का जो रिवेंज था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। रोहन एनी का घर घूमता है तो उसे एनी के बचपन की एक फ़ोटो मिलती है, जिसे देख करके वो पहचान जाता है कि एनी ही वो गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। उसे बताती है कि जब वो 7 ईयर्स की थी उस समय की फ़ोटो उसके मॉम डैड के साथ की। उसके बाद उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और एनी अपने पास्ट की काफ़ी कुछ चीज़ें भूल चुकी है। फिर वो पूछता है, तुम्हारे हाथ के ये बर्थ मार्क का क्या हुआ? एनी उसे बताती है कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पर कमरे में मेरे अंकल हमेशा ही बचपन में गलती करने के बाद बंद कर दिया करते थे। एक दिन एक डॉग उनका आ करके मुझे बाइट कर लेता है, उसके बाद से मेरा वो बर्थ मार्क वहाँ से मिट गया था। रोहन एनी पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो लड़की उसके साथ ही तो थी। एनी को कहता है, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताया? एनी कहते उस एक्सीडेंट में भूलने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं थी, और अगर पता होता तो भला मैं तुम्हें क्यों ही परेशान करती। ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताती ताकि तुम और आसानी से मेरी हेल्प कर पाते। रोहन को भी ये बात सही लगता है। फाइनली वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म करते हैं और दोनों अब से एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एनी की जो डैड की कंपनी थी वो से मिल जाती है और यहाँ पर रोहन कहानी के एंड में एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। एनी उससे हाँ कहती है और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जीजी का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए कहानी के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना। तब तक के लिए हम मिल लेते हैं एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप लिसनिंग।